हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। गौतम एकेडमी में आपका एक बार फिर से वेलकम है। जिन्होंने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था पियाजे थ्योरी के बारे में। एलटी में जो 30 नंबर की होता है, जो टीचिंग एम्पलीट्यूड होता है, उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। हमने अभी तक 3 वीडियो बना दी है, जो कि पियाजे थ्योरी, ट्रांसफर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट है। आपके टीचिंग एम्पलीट्यूड के सिलेबस में ही एक टॉपिक आता है जो कि है बुद्धि। उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एलटी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, तो हमने उत्तराखंड टीटी बेस में कुछ क्वेश्चन को लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे वहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को शूट करते हुए एक प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर हेडफोन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बहुत आपका साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, तो आप हेडफोन का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं। बुद्धि, देखिए इंटेलिजेंट क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, ठीक है। बंकिम ये कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता होती है, जबकि टर्मन का ये कहना है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। जब भी हम ये मानते हैं कि मनुष्य जो होता है सभी लोगों से सबसे बुद्धिमान क्या है, एक जीव है। क्या मनुष्य क्या है, सबसे बुद्धिमान जीव है। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये बुद्धि क्या होती है। कोई व्यक्ति कोई दो, अगर आपकी क्लास में दो अगर स्टूडेंट हैं, एक कम बुद्धिमान है, एक अधिक बुद्धिमान है, तो इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का मानसिक विकास होता है, वो बुद्धि पर डिपेंड करता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन जो है, बंकिम की जो डेफिनेशन है, बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बच्चा कैसे, जब कोई टीचर पढ़ाता है, जब बच्चा खुद सीखता है तो वो नॉलेज को कैसे गेन कर लेता है, ये सीखने की योग्यता होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि बार बार बताने पर भी वो सीख नहीं पाते, या उनको 2 बार 3 बार बताना पड़ता है, तब जाके उनके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो एक ही बार में चीज़ों को पढ़ के, चीज़ों को समझ के अपने माइंड में बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो हमारे सामने है ही नहीं, उसके बारे में सोचना होता है। कि अगर आप जानते हैं कि क्लास 11 से 12th या 10th में अगर हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों को, अगर हम सन के बारे में पढ़ाते हैं, तो उसका कोई मॉडल तो है नहीं। हम ये क्या होती है, ये अमूर्त चिंतन की ये क्या होती है, क्षमता होती है। तो जितना अच्छा इंटेलिजेंट होगा, जितना अच्छा बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होगा, वो उतना ही अमूर्त चिंतन कर पाएगा। अमूर्त चिंतन से ये होगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इतने आसान तरीके से सॉल्व कर लेता है। आप देखते होंगे कि 10th एंड 12th में बच्चा यहाँ पर क्या करता है, आईआईटी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं बुद्धि पर डिपेंड करता है। अब जो ये बुद्धि, ये इंटेलिजेंट आया, ये क्यों आया है, तो एक वुंट थे, इन्होंने सबसे पहले इस बुद्धि शब्द का यूज किया। और वुंट जो है वो केटल के स्टूडेंट हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं केटल। इनके भी काफ़ी टेस्ट हैं, हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि जो होता है, सबसे पहले व्यक्तित्व एक बुद्धि का जो टेस्ट होता है वो बीने ने किया था, बीने, ठीक है, अल्फ्रेड बीने। तो अल्फ्रेड बीने ने यहाँ पर बुद्धि का टेस्ट किया, तो इसको बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी माना जाता है। अल्फ्रेड बीने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी माना जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैं अल्फ्रेड बीने, जो कि इन्होंने इंटेलिजेंट पर काफ़ी वर्क किया। इनके काफ़ी टेस्ट हैं और एक फॉर्मूला भी है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो बुद्धि मापने की योग्यता क्यों होती है दोस्तों, बुद्धि मापी क्यों जाती है। अगर आप अपने क्लासरूम में देखें तो शिक्षण की जांच करने के लिए, भावी उन्नति करने के लिए, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए, जब तक आप बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है, वर्गीकृत करने का मतलब होता है बच्चों को क्लासिफाई
करना है। मतलब ये होता है कि अगर आप अपने क्लास में हो तो हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, वो ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। हम बच्चे को ऐसे ग्रुप में रखेंगे जो कि मतलब जो सेम उसमें हो, ठीक है, सेम आईक्यू लेवल में हो, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धि मापन के लिए उपयोगिता होती है, हर टीचिंग उसमें होती है, ठीक है। अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करें, आईक्यू लेवल की बात करें, तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले जो नाम आया है, फॉर्मूला जो आया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए सबसे पहले विलियम थर्स्टन जो थे, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि जो होती है, आईक्यू फॉर्मूला जो होता है, वो किसने निकाला है या किसने प्रतिपादित किया है। तो विलियम थर्स्टन जो दोस्तों, इस इनका नाम है विलियम थर्स्टन, इन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आईक्यू लेवल क्या होता है। हमने कहा कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा बुद्धिमान है, कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, कितना है। तो हमने यहाँ पर आईक्यू लेवल का, बच्चे के मानसिक विकास का, इंटेलिजेंट का हमने एक यूनिट तय कर दी है, तो जो कि बच्चे की आईक्यू लेवल के द्वारा बताई जाती है। आईक्यू लेवल इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु इंटू 100। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपकी जो मानसिक आयु है, मतलब आपके पास कुछ हमने क्वेश्चन दिए और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया है, तो हमने माना कि वो क्वेश्चन का जो लेवल होगा दोस्तों, वो कितना होगा, 60 नंबर का होगा, ठीक है। और जो आपकी वास्तविक आयु है, मान लीजिए कि आप अभी 12 साल के हैं, ठीक है, 12 साल के अभी आपकी एज है और आपने क्लास 12th के चीज़ों को सॉल्व कर दिया है, तो वो आपकी क्या होगी, मानसिक आयु। वास्तविक आयु क्या होगी, जो अभी आपकी है, मल्टीप्लाई 100। तो ठीक है, तो 12 पंजे यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 500 के करीबन आ जाएगा। तो इससे हम आईक्यू लेवल को फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रिक है दोस्तों। कभी कभी फॉर्मूले आ जाते हैं, 4 फॉर्मूले, उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है, तो बताइए कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो इसके लिए फॉर्मूले का जो ट्रिक याद करना है, देखिए आईक्यू लेवल होता है मानसिक आयु, जो आपका मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे ऊपर क्या है, आपका मस्तिष्क है, मतलब मानसिक आयु होती है। और वास्तविक आयु जो आपकी वास्तविक आयु होती है। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है। अगर हम आगे देखते हैं कि मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बीने ने दिया था। बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कि बुद्धि लब्धि में जो फॉर्मूला है उसमें मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है, बीने, अर्फल्ड बीने, ठीक है। तो बीने क्या है, जो आप यहाँ पर ये फॉर्मूले में मानसिक आयु देख रहे हो ना, तो ये बीने ने दिया था, ठीक है, बीने ने दिया था। आइए आगे देखते हैं। टर्मन ने सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज किया था। तो सबसे पहले यूज किसने किया था, टर्मन और स्टेनबर्ग ने इस फॉर्मूले का यूज किया था। इस फॉर्मूले का यूज पहले टर्मन ने किया था। तो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रेणी है जो कि आईक्यू लेवल पर होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल एंड एवरेज। नॉर्मल एंड एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 से 109 के करीब होता है। सर्वश्रेष्ठ कितना होता है, हाईएस्ट कितना होता है, 140 के ऊपर होता है, ठीक है। और सबसे मंद जो होता है, इडियट जो होते हैं, इडियट वो क्या होते हैं, 0 से 24 आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। ऐसे अत्यंत मंद बुद्धि के क्या होंगे, 51 से 69 के करीबन होगा। तो आपको इसमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो पता होनी चाहिए एवरेज स्टूडेंट 90 से 109, और सर्वश्रेष्ठ जो होंगे 140 के ऊपर, सबसे लोएस्ट कितना होगा 0 से 24, और अत्यंत मंद बुद्धि के कितने होंगे 51 से 69। तो आप इसे याद करके जा सकते हैं। आइए इसके कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं, कुछ सिद्धांत जो कि बुद्धि से संबंधित है। तो बुद्धि का पहला है एक कारक सिद्धांत,
जो कि बीने द्वारा दिया गया था। बीने का ये कहना था, बीने ने जब ये एक कारक सिद्धांत दिया, इसका ये कहना था कि बुद्धि एक प्रकार की ही होती है। आप कोई भी वर्क करते हो, आप कोई भी काम करते हो, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी खेल, किसी भी संगीत में अगर आप काम करते हो, तो उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि लगती है। बीने का ये कहना था। अगर आप कोई बल्ब को ठीक करते हो या मैथमेटिक्स को ठीक करते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो उसमें बुद्धि जो यूज कर रही है, इंटेलिजेंट जो यूज हो रहा है, वो एक ही हो रहा है, वो ये है। ठीक है, ये अस्थिर होता है, ये मतलब ये स्थिर होता है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको वन फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत कहते हैं। बीने का ये कहना था कि अगर अल्बर्ट आइंस्टीन जो साइंटिस्ट हैं, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन को पोइट्री सिखाई जाती, कविता सिखाई जाती, तो वो आज अच्छे कवि होते। तो इसका मतलब ये है कि बस सीखने के ऊपर है। ठीक है, दूसरा होता है स्पेरमैन का टू फैक्टर थ्योरी, स्पेरमैन का द्विकारक सिद्धांत, जो कि महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। देखिए, स्पेरमैन का द्विकारक सिद्धांत जो होता है, टू फैक्टर थ्योरी, स्पेरमैन का ये कहना था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो दो फैक्टर थ्योरी से होता है। एक एक क्या होता है, एक जी होता है, एक एस होता है। जी और एस को समझते हैं। सबसे पहले होता है सामान्य कारक, जिसे हम जनरल फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा लेके क्या आता है, अपने वंशानुक्रम से लेके क्या आता है, इस पर डिपेंड करता है। जी कारक जितना अधिक होगा, कार्य करने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। इसमें 2 पॉइंट इन्होंने बता रखे जो कि जी कारक में है। मैंने भी आपको बताया कि जो जी कारक होता है वो वंशानुक्रम लेके आता है, मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने दादाजी से क्या लेके आता है, वंशानुक्रम में। यहाँ पर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इस कारक को बढ़ाने के लिए आप बच्चे को चाहे जितनी भी ट्रेनिंग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस भी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या होता है, जन्मजात कारक होता है कि बच्चा अपना वंशानुक्रम लेके क्या आ रहा है, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं जी कारक। अगर हम एस कारक की बात करते हैं, ठीक है, मतलब दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट का वर्क में अगर आप डिफरेंट देखते हो कि अगर हमने बच्चों को बताया कि चार्ट बना के लाना है, कुछ मॉडल बना के लाना है, ठीक है, वायु प्रदूषण में एक मॉडल बना के लाना है, तो दोनों स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है, इसको हमने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण पर एक मॉडल बना के लाना है, तो इसका मॉडल अलग होगा, इसका मॉडल अलग होगा। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है ना, वो एस फैक्टर के कारण हो रहा है कि बच्चे में किसी भी कार्य करने की जो योग्यता होती है, जो उसमें डिफरेंट होता है कि इसको ये अच्छा बनाता है, ये जैसे कंप्यूटर का यूज करता है, ये हाथों का यूज करता है। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे का जो कार्य करने की क्षमता होती है वो दो फैक्टर का काम करती है। आप ये समझ गए होंगे, टू फैक्टर थ्योरी स्पेरमैन की है। थ्रस्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। थ्रस्टन एक मनोवैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे। तो इनका ये कहना था कि जो स्पेरमैन का टू फैक्टर थ्योरी है ना, उसको उन्होंने बिल्कुल हटा दिया। उनका ये कहना था कि जो इंटेलिजेंट होता है, जो बुद्धि होती है, वो दो कारक नहीं होती, वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वही बहुत सारे फैक्टर आपस में मिलकर, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपस में मिलकर, तब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम माने थ्रस्टन का जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, वो कहता है कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, शाब्दिक विकास क्षमता, बच्चा कैसे बोल पाता है, ठीक है, शब्द प्रवाह, ठीक है, स्थानीय क्षमता, न्यूमेरिकल, बच्चा मैथमेटिक्स की चीज़ों को कैसे समझता है, तर्क क्षमता, बच्चा कैसे तार्किक है, मेमोरी कैसी है, और प्रत्यक्ष ज्ञान की यहाँ पर बच्चे में क्षमता कहती है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, बुद्धि का जो विकास होगा, वो क्या होगा, ग्रुप फैक्टर में होगा। मतलब मान लीजिए कि ये आपका ग्रुप है और ये सबका अलग अलग है, ये आपस में जुड़े नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चे का जो शब्द प्रवाह होता है, शब्द प्रवाह, अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है, स्टेज में अगर बच्चा खड़ा हुआ है, उसको वो कुछ कहना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो शब्द प्रवाह होगा, शब्दों की जो बोलने की जो क्षमता होगी, वो क्या क्या होगी, बेहतर होगी। तो हमने इसको इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। बच्चा अगर मैथमेटिक्स में तार्किक क्षमता में सही है, तो उसको हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन की है। गिलफोर्ड का त्रियामी सिद्धांत, 3D डायमेंशनल मल्टी इंटेलिजेंट, सॉरी,
इंटेलिजेंट थ्योरी है, ठीक है। गिलफोर्ड का त्रियामी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। गिलफोर्ड का ये कहना था, देखिएगा ये है आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत जो कि थ्री डी में आप फिगर में देख रहे हो, ये क्या है, थ्री डी में है। तो गिलफोर्ड का ये कहना था दोस्तों कि इन्होंने 3 आयाम दिए, कौन-कौन से? एक होता है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया माने होता है पहले ऑपरेटर होगा, पहले ऑपरेशन होगा, फिर कंटेंट होगा, जो रिजल्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। इनका ये कहना था। आइए समझते हैं क्या है ये चीज़। गिलफोर्ड का ये कहना था, अगर हम संक्रिया ऑपरेशन की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर ऑपरेट करता है किसी चीज़ को। मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है और ये चीज़ों को समझता है, कुछ देखता है, तो हो सकता है बच्चा यहाँ पर मूल्यांकन करता हो कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझिए। अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है दोस्तों, अभिसारी चिंतन, ठीक है। अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कन्वर्जन थिंकिंग। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ सोचते हो तो वो एक ही उसमें सोचते हो, एक ही पॉइंट में सोचते हो। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछूं कि राम जी के फादर का नाम क्या था, तो आप बोलोगे दशरथ था, और तो नहीं था ना, और कुछ नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है वो क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, वो एक पॉइंट पे मिलती है, एक पॉइंट पे मिलती है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। अगर हम अपसारी चिंतन की बात करते हैं, डाइवर्जन थिंकिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जो कि जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला है, तो बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन है आंसर देने के, ठीक है। बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन है आंसर देने के। तो ये क्या होगा, बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है वो क्या है, डाइवर्जन थिंकिंग पर काम कर रही है, कि यहाँ पर बच्चा डाइवर्जन थिंकिंग पर काम करता है, ठीक है। तो आपने समझा कि कन्वर्जन थिंकिंग और डाइवर्जन थिंकिंग क्या होती है, और ठीक है। कन्वर्जन थिंकिंग का मतलब होता है कि एक ही क्वेश्चन का एक आंसर है, एक क्वेश्चन का एक आंसर, वो कन्वर्जन थिंकिंग होती है। जबकि डाइवर्जन थिंकिंग में क्या होता है, एक क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर है, ठीक है। यहाँ पर है मेमोरी, बच्चे की जो मेमोरी होती है वो कैसे होती है, और संज्ञान, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपने ऑपरेटर को समझा, आइए हम विषय वस्तु को समझते हैं। बच्चा विषय वस्तु का मतलब होता है कि उस कंटेंट को जो वो देख रहा है, जो समझ रहा है, उसको अपने माइंड में कैसे सेट करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा कोई फिगर के मतलब कोई चीज़ देख रहा होगा, या संकेत मैथमेटिक्स को सीख रहा होगा, या शाब्दिक, या कुछ पढ़ रहा होगा, या व्यवहारिक उसके बिहेवियर में होगा, ठीक है। तो यहाँ होता है विषय वस्तु। बच्चा जो जो चीज़ अपने हाथ में लेता है, या बच्चा कोई चीज़ देखता है, तो उस कंटेंट को अपने माइंड में जो सेट करता है वो ये होता है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों, ऑपरेशन, कंटेंट, विषय वस्तु, अब बनेगा रिजल्ट जो कि प्रोडक्ट, ठीक है। अब बच्चे ने यहाँ पर डाइवर्जन थिंकिंग की, डाइवर्जन थिंकिंग की मतलब उसने फिगर को देखा, मान लीजिए उसने डाइवर्जन थिंकिंग की, उसने फिगर को देखा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इकाई होगी, वर्क माने क्लासिफिकेशन होगा, संबंध बताएगा, या पद्धति बताएगा, रूपांतरण बताएगा, या आशय बताएगा। मान लीजिए बच्चों कि अगर हम ये मान लेते हैं कि आपके पास कुछ फिगर है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, याद मत करिएगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। अब हमने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताइए कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति कौन कौन सी है। तो यहाँ पर बच्चे ने ऑपरेट किया, क्या किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन क्या किया, डाइवर्जन थिंकिंग लगाई, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑपरेशन किया, प्लस यहाँ पर विषय वस्तु क्या है, हमने बच्चे को फिगर दिखाया, तो ये क्या होगा, आकृति होगी, क्या होगा, ये आकृति होगी। तो हमने कंटेंट दिखाया, इसके साथ साथ बच्चे ने यहाँ पर
क्या किया, संबंध बताया कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को निकालना है। तो बताओ कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक तो ये है। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बना दिया। तो ये है आपका गिलफोर्ड का त्रियामी सिद्धांत। बच्चा कैसे अपने माइंड डेवलपमेंट, बुद्धि का विकास कैसे करता है, ये सिद्धांत है गिलफोर्ड का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इस बॉक्स को देख लीजिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बॉक्स। तो ये अभी मैंने बताया, ये आपका विषय वस्तु होती है, सॉरी, ये आपका विषय वस्तु होती है, ये प्रक्रिया होती है, ये उत्पाद होती है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर आपका 6 होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये आपके जो बॉक्स बनेंगे वो 120 होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है गिलफोर्ड का जो त्रियामी सिद्धांत है उसमें कितने क्यूब बनते हैं, तो वो होते हैं 120। 120 आप याद रखिएगा। आइए दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है, रुकिएगा 2 मिनट। अब है यहाँ पर दोस्तों गार्डन का मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी का मतलब गार्डन ने ये कहा कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, बुद्धि जो होगी वो मल्टी इंटेलिजेंट होगी। मल्टी इंटेलिजेंट का मतलब ये है बच्चों कि मल्टी इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि अगर बच्चा लैंग्वेज बोलने में क्षमता अच्छा है, अगर बच्चा बोलना बहुत अच्छा लगता है उसको, स्टेज में जाके भाषण बोलता है, कुछ करता है, तो वो क्या होगा, लैंग्वेज स्टिक उसके पास इंटेलिजेंट होगा। लॉजिकल थिंकिंग करता है तो गिलफोर्ड ने कहा कि उसके पास लॉजिकल इंटेलिजेंट होगा। बॉडी काइनेटिक होगा, बच्चा खेलता है, ठीक है, गेम खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो तब गिलफोर्ड ने कहा कि उसके पास बॉडी काइनेटिक होगा। ठीक है, बच्चा म्यूजिक में, संगीत में अगर अच्छा काम करता है तो वो उसके पास म्यूजिक इंटेलिजेंट होगा। पर्सनल सेल्फ का मतलब होता है कि अपने में बच्चा डेवलपमेंट करता है। पर्सनल अदर में होता है कि बच्चा दूसरों की सहायता करता है। तो गिलफोर्ड ने जो यहाँ पर कहा, गिलफोर्ड का ये कहना है कि बच्चा जो भी काम करता है, अगर उसको म्यूजिक पसंद है तो उसके पास म्यूजिक वाला क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, बुद्धि होगी। अगर बच्चा फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, उसमें अगर उसको पसंद लगता है तो हो सकता है बच्चे के पास बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंट होगा। तो इससे ये पता चलता है कि बुद्धि का मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी, बहु बुद्धि सिद्धांत जो होता है गिलफोर्ड का है, अब है हमारे पास केटल का तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया। इनका ये मतलब है, केटल का ये कहना था कि बुद्धि जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है तरल, एक होती है ठोस। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अपने वंशानुक्रम लेके क्या आता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या लेके आता है, अपने पापा मम्मी से क्या लेके आता है, तो ये जो जीन्स लेके आता है तो वो होते हैं वंशानुक्रम में होता है। नॉन लैंग्वेज टास्क होते हैं, बच्चा यहाँ पर खुद अपने माइंड में सोचता है चीज़ों को और 20 वर्ष तक ये घट जाती है। तो यहाँ पर बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा बस यहाँ तक होगा। जबकि अगर हम इसको क्रिस्टल बुद्धि भी कहते हैं या ठोस बुद्धि भी कहते हैं, बच्चा जब सोसाइटी में आता है तो उसकी बुद्धि का विकास सामाजिक होगा, सांस्कृतिक होगा और अपने पर्यावरण पर के आधार पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो केटल का तरल बुद्धि सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और पर्यावरण को बताता है कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि जो विकास होता है, वो वंशानुक्रम के साथ साथ आपका सामाजिक विकास पर भी डिपेंड करता है। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, ये स्टेनबर्ग का दिया हुआ है त्रिचापीय सिद्धांत। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। ये एकमात्र ऐसा बुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों जो कि प्रोसेस में होता है। ठीक है, पहला होता है घटकी, अनुभाविक और संदर्भ। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आइए चलते हैं, कुछ इंटेलिजेंट टेस्ट भी होते हैं, बुद्धि के टेस्ट होते हैं, जैसे पीपीटी, ये शाब्दिक टेस्ट होता है। भाटिया बैटरी टेस्ट होता है, ये भी बुद्धि से संबंधित होती है। बीने साइमन परीक्षण जो होता है वो किसका दिया हुआ है, बीने का ही दिया हुआ है, बीने साइमन। ठीक है, बीने थे और साइमन थे, इनके द्वारा दिया गया है। और स्टैनफोर्ड और बीने का जो टेस्ट है दोस्तों वो टर्मन के द्वारा दिया गया है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए 2017 के उत्तराखंड टीटी के क्वेश्चन को देखते हैं और आप कितना सीखते हैं, आइए देखते हैं।
बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए, निदानात्मक उद्देश्य के लिए या विद्यार्थियों की रुचि के परीक्षण के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइएगा पहला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों का वर्गीकरण। बिल्कुल, अभी हमने बताया था विद्यार्थियों का हमें वर्गीकरण करना है कि बुद्धि में कौन इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है। जो कम है उस पर हम वर्क करते हैं, जो अधिक है उस पर भी हम वर्क करते हैं कि उसको क्या सुविधा दें अपने विद्यालय की तरफ से, ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। निदानात्मक का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ रिमेडिकल टीचिंग होती है। ये बच्चे में जो कमी है उसको दूर करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं वो बुद्धि संबंधित भी होता है। तीसरा होता है विद्यार्थियों की रुचि के परीक्षण के लिए। जब तक हम विद्यार्थियों की रुचि का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हमारी जो टीचिंग होती है वो सफलतापूर्वक संभव नहीं हो पाती है। तो आपको विद्यार्थियों की रुचि तो पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। आइए देखते हैं 2018 पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर सेकंड में। देखिए, नर्तक और खिलाड़ी अच्छे होते हैं। नर्तक माने होता है डांस करना, खिलाड़ी आपका खेलना, अच्छे होते हैं। तो सिंपल है, शारीरिक गद्यात्मक मतलब बच्चा यहाँ पर काइनेटिक इंटेलिजेंट होगा। मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक शारीरिक विकास, तो यहाँ पर मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी, गार्डन का मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। बच्चा मैथमेटिक्स है, अरे नाचने और मतलब डांस करने और गेम खेलने में मैथमेटिक्स का क्या यूज है, स्थानीय का क्या यूज है और अंतर व्यक्तित्व का क्या यूज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए, शिक्षार्थियों की दृष्टि से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? लर्निंग एंड टीचिंग को प्रभावित कौन करेगा? पहला है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होता है आयु परिपक्वता, अभिप्रेरणा, मोटिवेटिव, और ये चौथा होता है आपके पास क्या? बुद्धि और अभिक्षमता। तो चारों इंपॉर्टेंट होती है, आपका लर्निंग एंड टीचिंग को इफेक्ट करती है। 2018 पेपर सेकंड में ही पूछा हुआ है भावनात्मक बुद्धि का आयाम क्या होता है? तो भावनात्मक बुद्धि का आयाम 3 होता है। स्वयं के भावों को जानना, भावों को नियंत्रण करना और दूसरे भावों को पहचानना। मतलब बच्चा स्वयं के इमोशन को कैसे पहचानता है, वो कौन सी चीज़ है। जब बच्चा स्वयं की चीज़ों को देखना शुरू करता है कि अगर उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे तो वो इमोशनल हो जाएगा, वो काम वो करेगा नहीं। भावों को नियंत्रण करना, इमोशनल को नियंत्रण कर लेता है। मैंने आपको बताया था जब इमोशनल वाला होता है चैप्टर, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि बच्चे का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो जब वो उत्तर बाल्यावस्था में आता है तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। दूसरा होता है दूसरे के इमोशन को पहचानना। अगर उसका दोस्त उससे नाराज है तो उसे पता है कि वो किस कारण से नाराज है। तो बच्चे का यहाँ पर दूसरों के इमोशन को जानना में बुद्धि यहाँ पर भावनात्मक बुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तराखंड टीटी 2018 में पूछा गया है दोस्तों कि आईक्यू लेवल का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसने दिया था? बीने ने दिया था। ठीक है, बीने ने सबसे पहले आईक्यू लेवल का प्रत्यय दिया था। ठीक है, आईक्यू लेवल सबसे पहले किसी सॉरी टर्मन स्पेमन बीने स्पेमन टर्मन रखिएगा। क्या पूछना चाह क्या चाह रहा? आईक्यू लेवल का कॉन्सेप्ट, सॉरी आईक्यू लेवल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो टर्मन ने दिया था। ठीक है, स्पेलमैन ने नहीं दिया था, बीने ने नहीं दिया था, स्किनर ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सोचा ना कि आईक्यू लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बीने ने दिया था मानसिक विकास, मानसिक उसके लिए। ठीक है, मानसिक आयु के लिए, जबकि टर्मन ने पूरा फॉर्मूला ही दिया था। 2018 का पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है दोस्तों कि बुद्धि के उस प्रकार को पहचाने जिसमें गार्डन के मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी से संबंधित नहीं है। मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अभी बताइएगा ऑप्शन नंबर डी सही है? बिल्कुल। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक के क्षेत्र में जाओगे, भाषा पसंद है भाषा के क्षेत्र में जाओगे, स्थानीय पसंद है स्थानीय।
तरल बुद्धि का सिद्धांत तो किसने दिया था? अभी हमने पढ़ाया था, केटल ने दिया था। केटल ने दिया था ना तरल बुद्धि का सिद्धांत। तो ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है, तो ये हटाओ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत होगा। 2016 के क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है दोस्तों कि रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीखना लिया है, लेकिन 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं वो कौन से बालक होंगे। तो यहाँ पर होगा मंदबुद्धि, बी है अभी अभी परिपक्व होंगे, या अल्प आपके बुद्धि वाले होंगे, या अध्ययन में रुचि ना लेने वाले होंगे। तो इसका आंसर होगा सी, अल्प बुद्धि वाले होंगे। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी क्या इंगित करता है। तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर यह बताया है कि सभी विद्यार्थियों की अकादमिक विषयों की गतिविधियों में कला संगीत क्षेत्र में प्रेरित करना। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि निष्पादित लब्धि क्या होती है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, निष्पादित मतलब होता है कि आपका एकेडमिक आईक्यू लेवल क्या होता है। एक तो आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल का मतलब होता है कि आप बुद्धि में कितने तेज हो। एक होता है एक्यू, एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक आपका लेवल कितना है। तो एकेडमिक लेवल को पहचानने के लिए वही चीज़ है दोस्तों, मानसिक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100 तो हमने उसमें देखा था। बट यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वास्तविक आयु, और यहाँ पर आपको लिखना है एकेडमिक आयु या एजुकेशन एज। तो ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे, एजुकेशन एज आपका वास्तविक आयु इंटू 100, इसमें जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसे लगी है। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।